साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है मैं डिस्कस करूंगा। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने, और इस केस में प्रोसीडिंग जो है क्वैश हुई है रिगार्डिंग अ चेक बाउंस केस। तो क्या थी अक्यूज की स्ट्रेटेजी, किस प्रकार उसने प्रोसीड किया और कैसे डिफीट हुआ परिवादी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली हम चलते हैं ऑन द बोर्ड। चेक बाउंस केस में स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी का होना आवश्यक है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, केस को हारोगे 100%। ठीक है, पर अगर स्ट्रेटेजी आपकी इफेक्टिव है, डोमिनेंट है, तो केस को विन करोगे 100%। और लोग जो विन होते हैं ना, इनके डिफेंस होते हैं प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट वाले, इनके डिफेंस होते हैं प्रोबेबल, तभी ये जीतते हैं। अगर आपका डिफेंस ही प्रॉपर नहीं है, अगर आपने प्रॉपर केस को लड़ा ही नहीं है, तो आप सक्सीड जो है कैसे हो पाओगे। समझो ना बात को। और जो डिफेंस आज मैं डिस्कस करूंगा ये बेस्ड है 141 एनआई एक्ट पे, और इसी पर आधारित जो है जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 24/1/25। ये डिटेल्स हैं, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। देखो, मैं कुछ लिखता हूं गोल्डन प्रिंसिपल, उससे आपको इजी रहेगा। चेक बाउंस केस में सामान्यतः जो परिवाद होते हैं दाखिल, वो होते हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट में। इसको लिख लो सर, इजी रहेगा, ताकि दिक्कत नहीं पड़ेगी। सेक्शन 142 एनआई एक्ट जो है ये बात करता है कॉज ऑफ एक्शन की। कुल मिला के देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइक्रियस लायबिलिटी इन चेक बाउंस केस। ये को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसने चेक दिया है, यदि अकाउंट उसका है, चेक को उसने ड्रॉ किया है, मींस चेक पे उसके साइन है, तो वहां पर कोर्ट जो है अजम्पशन ले लेगा इट इज टुवर्ड्स द लीगल एनफोर्सेबल डेट। वहां पर सेक्शन 139 इंपॉर्टेंट है। पर कई बार ऐसा होता है कि चेक जो है जारी होता है ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो वहां पर लागू होता है कंसेप्ट ऑफ वाइक्रियस लायबिलिटी। ये इसका अपवाद है। ये क्यों लागू होता है? कंपनी क्या है? ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ये एक्ट करती है थ्रू ह्यूमन बीइंग, जिसको बेसिकली हम कहते हैं एजेंट्स। क्लियर है? तो कंपनी होती है प्राइमरी ऑफेंडर, और ये कंपनी के बिहाफ पर जो है जिम्मेदार होता है। पर इनके प्रोसिक्यूशन के लिए एक लाइन होना आवश्यक है परिवाद में, इन द लाइट ऑफ सेक्शन 141 ऑफ एनआई एक्ट। वो लाइन क्या है? उसका गोल्डन प्रिंसिपल क्या है कि द कंसर्न अक्यूज्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू conduct the day-to-day affair of the company. Averment with evidence is equal to complete pleading. ये सिद्धांत है, इसको नोट डाउन कर लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई केसों में, और दो इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट डाउन करा रहा हूँ, आप लिख लो। एक तो है 2009 वॉल्यूम 4 एससीसी, पेज नंबर 683। लिख लिया आपने? लिखो भाई फटाफट, चले फिर आगे। और दूसरा है 2012 एआईआर सुप्रीम कोर्ट, पेज 2795। इसमें दो सिद्धांत जो है देखने को मिलते हैं। लिख लो गोल्डन रूल अगेन। सिद्धांत नंबर 1 क्या सिद्धांत है कि सेक्शन 141 ऑफ एनआई एक्ट इज मस्ट, मींस इट इज इंपेरेटिव, आवश्यक है। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ, चेक बाउंस केस हो जाएगा फेल। दूसरी बात, अगर कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया तब भी फेल होगा। कंपनी पक्षकार है, उसके बिहाफ पर डायरेक्टर भी पक्षकार हैं, तो देयर मस्ट बी द प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या है? आते हैं अपन रूल पे। द अक्यूज्ड मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्डक्ट द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी। ये प्लीडिंग और इसकी एविडेंस होनी चाहिए, तभी कंप्लीट बनेगी प्लीडिंग। अगर नहीं है तो केस जो है फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही अपने केस को जांचो कि उसमें ये प्लीडिंग है या नहीं है, इस बारे में एविडेंस है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि चेक बाउंस से पहले आप इस्तीफा दे चुके होते हो, या आप डायरेक्टर नहीं होते हो, उसके बावजूद भी फंस जाते हो, तो वहां पर ये काम करेगा ऐसा ब्रह्मास्त्र। अगर प्लीडिंग स्पेसिफिक नहीं है, या स्पेसिफिक अवरमेंट नहीं है, या स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो वहां फायदा ले सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है केस को रिव्यू करना, केस को ऑब्जर्व करना, और पॉइंट निकाल करके
डिफेंस लाइन को तैयार करना और उसके बाद तय करना कि हमें करना क्या है, कि ट्रायल फेस करनी है या जाना है क्वेश्चनिंग में। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप जो है लिख लो। आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजियाँ करते हो, ना डिफेंस का पता है, ना ये पता कि करना क्या है हमें कोर्ट के अंदर, बस पहुंच गए सब केस फाइट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, आपको पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअली खुद को जो है क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप सक्सीड हो पाओगे, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं ले पाओगे जन्म में। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये केस जो है फाइल हुआ सेक्शन 138 NI-8 में। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले की, जिसका डेट है 24/1/25। केस जो है फाइल हुआ अगेंस्ट कंपनी। सिद्धांत क्या है, वापस अपन नोट डाउन करते हैं। अक्यूज्ड अगर कंपनी है, उसके बिहाफ पर डायरेक्टर आ रहे हैं, तो ये प्लीडिंग होनी चाहिए कि डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू कॉन्डक्ट द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी। इस बारे में एविडेंस और प्रॉपर प्लीडिंग फाइल पे होनी चाहिए। अगर नहीं है, प्लीडिंग हो जाएगी इनकम्प्लीट, वहां हमको फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहना यह था कंसेंट परिवादी का कि जो डायरेक्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्डक्ट द अफेयर ऑफ द कंपनी। पर सबसे मजे की बात यह थी कि अक्यूज नंबर 1 तो थी कंपनी, पर अक्यूज नंबर 2 जो है डायरेक्टर था, और वो डायरेक्टर पद से 2013 में ही इस्तीफा दे चुका था, और जो चेक बाउंस केस था ये आया 17 के अंदर। तो फैक्ट से ही स्थितियां क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर नहीं है या कॉन्डक्ट नहीं कर रहा है बिजनेस, या वो इस्तीफा दे चुका है, तो सेक्शन 141 NI-8 का जो कंप्लाइंसेस है वो नहीं करा परिवादी ने। अबरमेंट जो है वो वीक हो गया, क्लियर हो गया। जहां अबरमेंट वीक है वहां पर वाइकरेस लाइबिलिटी को इंपोज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम केस को फाइट कर रहे हैं और अक्यूज जो है कंपनी है और हम कंपनी के बिहाफ पर जो है प्रोसिक्यूट हुए हैं, 3 गोल्डन रूल्स हैं, लिख रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। देयर मस्ट बी कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 141 ऑफ NI-8। कंप्लायंस अगर नहीं हुआ है, इफ देयर इज नो कंप्लायंस वी कुड हैव द बेनिफिट। जजमेंट मैंने आपको लिखवा दी है, पुनः जो है लिखवा देता हूँ। 2009 वॉल्यूम 4 SCC पेज 683। दूसरा है 2012 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 2795। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, जजमेंट जो है बहुत कम आने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि अगर एलिगेशन जो है जर्नल है, या फैक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फैक्ट जो है कंसील्ड है, तो हम डिफेंस में पॉइंट को रख सकते हैं। और अगर हमारे पॉइंट्स हैं अनकॉन्ट्रोवर्टेड, तो उसको इंसेप्शन में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन भी क्लेम कर सकते हैं। इस बिंदु पर जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2011 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 180। ये लिख लो, ये है गोल्डन प्रिंसिपल्स, गोल्डन रूल, ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्लियर है, मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो, केस को रिव्यू करो, पूरा पढ़ो, डिफेंस लाइन को रेडी करो, देन प्रोसीड टू डिसाइड कि हमें क्वेश्चन में जाना है या ट्रायल को लड़ना है। अब ये बंदा ट्रायल को लड़ता, एंड में क्या होता, बरी तो हो रहा था, पर ट्रायल जो है फेस करना पड़ता। इसने क्या चुना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को, और अल्टीमेटली क्या हुआ, सक्सीड। इसलिए बहुत डिपेंड करता है हमारे डिसीजन पे कि हम किस प्रकार जो है प्रोसीड करेंगे और क्या जो है डायरेक्शन रहेगी हमारी। अगर डायरेक्शन डिफेक्टिव है तो आप सक्सीड हो ही नहीं पाओगे। उदाहरण के लिए, अगर भगवान कृष्ण डायरेक्शन नहीं देते अर्जुन को, तो क्या अर्जुन लड़ पाता युद्ध महाभारत का, उत्तर नहीं। इसलिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उस व्यक्ति का जो हमें दे रहा है प्रॉपर डायरेक्शन। पर डायरेक्शन तभी जो है प्रॉपर हो पाएगी जब व्यक्ति जो है लॉ जानता हो। अगर आप राय लिया है किसी नौसिखिए से जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे आप सक्सीड हो जाओगे। पर अगर आपकी राय जो है परफेक्ट है, आपका डायरेक्शन जो है परफेक्ट है, तो वहां पर आपके चांसेस क्या हैं जीत के, काफी डोमिनेंट। इसलिए राय परफेक्ट लें, डायरेक्शंस परफेक्ट लें, एक सही डायरेक्शन आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, ये बात सदैव ध्यान रखना। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार में।